अविश्वास। विश्वनाथ नायक और सुधीर घोष बचपन के दोस्त थे। काम धंधे की तलाश में मुंबई चले आए। दोनों ही ग्रेजुएट थे। कुछ साल पहले तक दोनों ने छोटी मोटी नौकरी कर काफी रकम जोड़ ली थी। फिर कुछ घर वालों से मदद लेकर MIDC में एक छोटी सी कंपनी नींव डाली। कंपनी में छोटे बड़े लोहे की टंकी बनने का काम शुरू हुआ। फिर दोनों दोस्त ने इन 5 सालों में ही काफी तरक्की कर डाली। वे देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गए। लोहे का काम उन्हें फलता फूलता चला गया। महीने में लाखों का फायदा होने लगा। दोनों ने रिलायंस कॉलोनी में अपना अपना बंगला खरीद लिया था और अपने परिवार और बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगे। विश्वनाथ नायक के परिवार में उनकी धर्मपत्नी, एक लड़का नीरज और एक उसकी छोटी बहन साधना थी। सुधीर के परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी पायल, छोटी बेटी का नाम शालू था। दोनों के परिवार में आना जाना हमेशा ही बना रहता था। दोनों परिवार में एक घर के जैसा माहौल बना होता था। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। नीरज और पायल 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी दोनों का कॉलेज में दाखिला लेना था। इसी बीच पायल की एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुधीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी बेटी के लिए हर संभव इलाज करवाया। किसी तरह उसकी आंखों की रोशनी लौट आए, पर ऐसा हुआ नहीं। 2 बार उसकी आंखों के ऑपरेशन के बाद भी उसके आंखों की रोशनी नहीं लौटी। किसी तरह साल गुजर गया। दोनों ही परिवार पायल को लेकर बहुत परेशान थे। विश्वनाथ नायक ने पायल को अपनी बहू के रूप में चुना था और सुधीर ने नीरज को अपने दामाद के रूप में चुना था। दोनों ने यह फैसला दोनों के रजामंदी से ही लिया था। दोनों की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की शादी कर देने का मन बना चुके थे। इसी तरह पायल के आंखों का तीसरी बार ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने कहा था यह ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मगर इस बार भी डॉक्टर नाकामयाब हुए थे। डॉक्टर हताश थे। ऐसे कैसे हो सकता है? पायल का कहना था उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर डॉक्टर को भी मानना पड़ा कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं आई। इसी तरह और 3 महीने गुजर गए। इस बीच पायल के माता पिता कुछ जरूरी काम से दिल्ली चले गए। 5 दिन के लिए बंगले में पायल और शालू ही रह गई थी। जो नौकर चाकर थे रात 10 बजते ही अपने घर चले जाया करते थे। रात को वॉचमैन पहरेदारी किया करते थे और सुबह वह भी चले जाया करते थे। आज सुबह उन्हें एक दिल दहलाने वाली खबर मिली। नीरज का किसी ने रात को उसी के कमरे में कत्ल कर दिया था। पायल और शालू बेतहाशा होकर विश्वनाथ अंकल के बंगले में पहुंची। बंगले में पुलिस कार्रवाई चल रही थी। कुशीनगर की तेज तर्रार महिला ऑफिसर विवा राज अपने सिपाहियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंची थी। पहले इंस्पेक्टर विवा राज ने बेडरूम में पड़े लाश का मुआयना किया। नीरज के सीने में चाकू के 3 बड़े बड़े गहरे घाव थे, मानो कि किसी ने बदले की भावना से चाकू मारा हो। बहुत बेरहमी के साथ वार किया गया था। चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। विवा राज जैसे ही लाश के पास से उठी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने काम में व्यस्त हो गई। विवा राज ने अपनी कार्रवाई कर पूरी लाश को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले उसने बंगले के अंदर प्रवेश करने की हर मुमकिन कोशिश की कार्रवाई की। सभी घर के सदस्य घर पर ही मौजूद थे, फिर किसी को उसकी चीख क्यों नहीं सुनाई दी, यह एक बड़ा कारण था। दूसरी बात, नीरज अपना कमरा कभी अंदर से लॉक करके नहीं सोता था। यह सभी बातें विवा राज को उसके माता पिता ने ही बताई थी। वह अपनी फाइल पूरी कर अपने टीम सहित अपने थाने पहुंच गई। दूसरे दिन इंस्पेक्टर विवा राज अपने ऑफिस पर बैठे नीरज मर्डर केस के बारे में सोच रही थी। उसने अपना जाल पहले ही बिछा दिया था। वह जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहती थी। इधर पायल के माता पिता इस दुखद भरे खबर सुनते ही दिल्ली से उसी दिन लौट आए थे। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। इंस्पेक्टर विवा राज ने कड़ी मेहनत कर
इस केस की कड़ियां मिलाने में कामयाब हो गई। उनके मुखबरों ने काफी सबूतें जुटा कर दी थी। नीरज मर्डर केस में अहम साबित हो रहा था। पहले खास जानकारी यह थी, नीरज से मरने से ठीक 15 दिन पहले उसके सामने वाले बंगले में रहने वाला लड़का सागर से बहुत झगड़ा हुआ था, क्योंकि नीरज ने एक गार्डन में उसके बहन साधना के साथ उसको बैठा देखा था। क्योंकि नीरज ने सागर के अगल बगल में लड़कियों के साथ कई बार मौज मस्ती करते हुए देखा था, वह उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। वह अपने बहन के साथ देखकर आग बबूला हो उठा था और जमकर उसके साथ मारपीट कर डाली थी। अपने बहन को भी खरी खोटी सुना डाली। इस घटना के बाद दोनों ही नीरज से ही काफी खफा थे। हो सकता है इस मर्डर केस में भी दोनों का हाथ हो। दूसरी जानकारी यह थी, पायल की आंखों की रोशनी जाने से पहले विक्रम और नीरज का पायल को लेकर झगड़ा हुआ था। पायल से एक तरफा प्यार किया करता था। वह किसी तरह पायल को हासिल करना चाहता था। उसने भी खुला चैलेंज दिया था, जरूरत पड़े तो तुझे ही उसके रास्ते से हटा दूंगा। नीरज भी किसी से कम नहीं था। तेरे में जितना दम है लगा ले। अगर तूने पायल की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुझे मैं इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि तू दोबारा पायल को देख सके। किसी तरह कॉलोनी के बुजुर्ग लोगों ने मामले को दोनों को समझा बुझाकर शांत कर दिया था। दूसरे शक के दायरे में विक्रम ही था, क्योंकि वह क्रिमिनल टाइप का लड़का था। वह कई बार जेल की यात्रा कर चुका था। तीसरे शक के दायरे में खुद सुधीर घोष का परिवार था। उनके बारे में ही काफी कुछ मालूमात कर ली गई थी। आखिरी बार सभी सबूत जानने के बाद इंस्पेक्टर विवाराज ने विश्वनाथ नायक के घर पर जो भी मर्डर केस के दायरे में थे उनको बुलाया था। करीबन 30 लोग मौजूद थे। बैठक का हॉल काफी बड़ा था। लोग कतार से कुर्सियां पर बैठे थे। सोफे पर महिलाएं, लड़कियां एक और बैठी थी। विवाराज ने अपने तेज तर्रार स्वर में कहना शुरू किया, नीरज मर्डर केस का आज खुलासा होने वाला है। कातिल कौन है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कातिल इसी कॉलोनी से ताल्लुकात रखता है और इस वक्त इसी बैठक में मौजूद है। कातिल ने बड़े चालाकी के साथ नीरज का मर्डर किया, पर उससे एक जरा सी चूक हो गई। कातिल के करीब पहुंचने में कामयाब हुए। साधना को काटो तो खून नहीं, उसे तो धरती से जमीन खसकती नजर आ रही थी। शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। बैठे बैठे विवाराज उसके पीले पड़ते चेहरे की ओर देखकर बोली, शायद तुमने और सागर ने मिलकर अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। नहीं मैडम, साधना अलग रोते हुए बोली, अपने बड़े भाई का कत्ल कैसे कर सकती हो? शायद सागर के साथ मिलकर प्लानिंग की हो। नहीं मैडम, हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया, हमारा ऐसा इरादा नहीं था। अभी हमने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, तुम कातिल हो। साधना एकाएक ठंडी गहरी सांस लेकर रह गई। विवाराज कुछ आगे बढ़ी, क्यों पायल, शालू, तुम दोनों ने मिलकर नीरज का कत्ल तो नहीं कर दिया? हमारे होने वाले जीजू का कत्ल क्यों करने लगे? वह तो बहुत अच्छे इंसान थे। पायल कुछ नहीं बोली, वह गंभीर मुद्रा में बैठी थी। पायल तो बेचारी देख नहीं सकती थी, भला अपने होने वाले पति का क्यों कत्ल करेगी। विवाराज इतना कहते आगे बढ़ गई और विक्रम के पास जाकर खड़ी हो गई। क्यों विक्रम, तुमने तो उसे अपने रास्ते से हटाने की धमकी दी थी, यह काम तो तुम्हारा किया धरा होगा। विक्रम हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैंने गुस्से में आकर कह दिया था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक गलती जरूर की, पायल से एक तरफा प्यार कर बैठा। पायल नीरज को ही चाहती थी, इसलिए मैंने दोनों के बीच में आना छोड़ दिया। अब मुझे नीरज और पायल से कोई मतलब नहीं है, भला मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा। बैठो। विवाराज आगे बढ़ गई और सागर के नजदीक जाकर खड़ी हो बोली, नीरज ने गार्डन में तुम्हें बहुत लोगों के सामने मारा था, तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। बिल्कुल नहीं लगा, सागर बोला। नीरज भैया मेरे बड़े भाई के समान थे, उनके मरने का गम हमें भी है। ठीक है। विवाराज आगे चालू पायल की ओर बढ़ गई। हमने सुना है पायल कराटे में ब्लैक बेल्ट है। उसे यह ब्लैक बेल्ट जापान में टूर्नामेंट खेल कर जीत कर हासिल किया है। जी जी मैडम जी, शालू टपाक से बोली। दीदी ने कराटे में नेशनल चैंपियन ट्रॉफी जीती, 10 गोल्ड और सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। शालू एक काम करो, सामने से कुर्सी उठा कर लाओ, मुझे पायल से ढेर सारी बातें करनी है। शालू तुरंत ही एक कुर्सी उठा कर लाई और विवाराज को दी। विवाराज पायल के सामने बैठी थी। हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे सबकी निगाह विवाराज पर जाकर ठहर गई। सबकी धड़कनें ही बढ़ती चली जा रही थी। कहीं पायल तो नहीं है कातिल? भला एक अंधी लड़की
इस तरह किसी का कत्ल कर सकती है? लोग यही सोच रहे थे। युवराज ने कहना शुरू किया, पायल, तुम एक बहुत होनहार लड़की हो। तुमने यह सब करके अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने यह सब किया ही क्यों? मन की खुशी के लिए। पायल एकाएक चीखती हुई बोली, हाँ, मैंने ही नीरज का कत्ल किया। वह इसी लायक था, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। यह सुनकर जितने भी लोग हॉल में बैठे थे, सब के सब उठ खड़े हुए। किसी को भी रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। सभी अविश्वास के मुद्रा में थे। पायल के पापा मम्मी और शालू का तो बुरा हाल था। उन्हें विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। पायल ने कहना शुरू किया, मेरे आंखों की रोशनी जाते ही नीरज ने मुझे किनारा करना शुरू कर दिया था। मुझसे दूरियां बरतनी शुरू कर दी थी। मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, हमारे बचपन के प्यार का वास्ता दिया, पर उसने कहा, तुम्हारे आंखों का दोबारा ऑपरेशन हो चुका है, पर अब तक तुम्हारे आंखों की रोशनी नहीं आई। इसका मतलब तुम्हारे आंखों की रोशनी कभी नहीं लौट सकती। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी जिंदगी गुजार नहीं सकता। मैं उसके आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर वह नहीं माना। मैं ना होने के बाद भी उसके घर आया जाया करती थी, ताकि मेरे और उसके घर वाले को हमारे मन मुटाव के बारे में ना पता चले। धीरे धीरे कुछ और महीने गुजर गए। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। जहाँ पहले हम घंटों घंटों उसके घर बैठकर बातें किया करते थे, अब मैं उसके घर में प्रवेश करते ही किसी न किसी बहाने से घर से निकल जाया करता था। धीरे धीरे मन में उसके प्रति नफरत बढ़ती चली गई। अगर मेरी शादी के बाद मेरे साथ यह घटना घट जाती, वह तो मुझे हमेशा के लिए ही घर से बाहर निकाल सकता था। उसके विचार जानने के बाद मेरे तन बदन पर आग सी लग गई। मैंने सोच लिया था, वह मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। जब मेरी तीसरी बार आंखों का ऑपरेशन हुआ, मैं देख सकती थी। मैंने सभी को गुमराह कर ना देख पाने का ढोंग किया। डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। उन्हें मानना ही पड़ा था। मेरे माता पिता और मेरी बहन काफी दुखी थे इस ऑपरेशन की नाकामयाबी से। उस दिन के बाद से ही मैंने नीरज के मर्डर का प्लान किया, और वक्त आने पर मैंने उसे अंजाम दे दिया। मुझे उसे मारकर कोई अफसोस नहीं है। आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। युवराज ने गंभीर स्वर में बोला, तुमने पिछले वाले दरवाजे के लॉक और कड़ी चढ़ाने की कड़ी मेहनत अपने घर में कर लेने के बाद फिर तुम्हें याद आया, दरवाजे की चाबी तो हमेशा दरवाजे के ऊपर कील पर टंगी होती थी। एक दिन नीरज के घर पर जाकर तुमने वह चाबी उठा ली और चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और उस चाबी को उसी कील पर जाकर टांग दी। तुमने अपना प्लान के मुताबिक सभी काम परफेक्ट तरीके से किया, पर तुमसे जरा सी चूक हो गई। कड़ी को सरकाते समय कड़ी को तुमने तार के जरिए सरका तो दिया था, पर जल्दीबाजी में तार को वापस खींचते समय तार का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर दरवाजे के आसपास ही कहीं गिर गया था। उसी तार के टुकड़े से हमें इस केस को सुलझाने में बड़ी मदद मिली। अब एक बात बताओ, जब तुम 15 दिन के लिए कानपुर गई थी सहेली के घर, तब तुम मार्केट घूमते समय तुम्हारी नजर उस चाकू पर पड़ गई और तुमने उस चाकू को तुरंत खरीद लिया, क्योंकि उसका बनावट बहुत खूबसूरत था। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें टोका भी, तुझे क्या जरूरत है चाकू आकू की, मुझे खूबसूरत चीजें पसंद आती है, उसे अपने अलमारी में सजा कर रख देती हूँ। उस चाकू का बिल हमारे पास मौजूद है, साथ ही एक हथौड़ा और बारीक तारों का बिल भी। तुमने खून भरे दस्ताने और चाकू और कपड़े का क्या किया? हमें अभी तक वह सब नहीं मिला, पायल बोली। जैसे ही मेरी बहन सोने चली गई, रात 12 बजे के बाद नीरज के घर पहुंचकर उसका काम तमाम करने के बाद छुपके अपने बंगले पहुंची। उस वक्त सर्दी अपने चरम सीमा पर थी। सभी 10 बजते ही सर्दी के मारे अपने अपने घर में दुबक जाया करते थे। मुझे रात को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बंगले पहुंचते ही मैंने बाथरूम में जाकर अपने खून से सने कपड़े को अलग किया। उसके बाद अच्छी तरीके से स्नान किया। फिर कपड़े बदलने के बाद खून से सने कपड़े को किचन में जाकर जला दिया। चाकू को भी जलती गैस के ऊपर रख दिया। जब चाकू जलकर लाल हो रहा था, मैंने उसे लिया, हथौड़ी की मदद से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और कपड़ों के राख को टॉयलेट में बहा दिया। फिर मैंने 5 बजे का इंतजार किया। 5 बजते ही अपने छड़ी के सहारे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। एक एक कर चाकू के टुकड़े को दूर दूर तक फेंक कर चली आई और वापस घर आकर अपने रूम में सो गई। सोने का तो बस एक बहाना था, नींद तो कोसों दूर थी। तुम नीरज के कमरे में किस तरह प्रवेश हुई? युवराज ने पूछा। मुझे मालूम था नीरज अपने कमरे में कभी अंदर से लॉक नहीं करता है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे का लॉक खुला था।
नीरज अपना मोबाइल पर प्रोग्राम देख रहा था। वह पीछे की ओर मुंह किया मोबाइल देख रहा था। मैं दबे पांव उसके करीब पहुंची। अपने साथ लाई पैराशूट की रस्सी उसके गले में डालकर पूरी ताकत के साथ कस दिया। उसे जरा सा भी मौका नहीं दिया। उसका दम घुटने लगा और वह सुस्त होकर एक और गिर पड़ा। अपने साथ लाया चाकू निकालकर उसके सीने में 3 बार वार कर दिया। वह थोड़ी देर छटपटाने के बाद शांत हो गया। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर दबे पांव उसके कमरे से बाहर निकली। दरवाजे को पहले की तरह भेड़ दिया। दबे पांव बाहर निकल आई। मुझे पहले ही मालूम था, विवाह राज बोली, जो भी कातिल होगा पिछले दरवाजे के पास जरूर जाएगा उस तार की तलाश में। तुम उस ओर गई तो नहीं, पर तुम्हारी नजर उस ओर बहुत अधिक थी। मुझे एक शक तुम पर उसी समय हो गया था, पर सबूत जुटाना बहुत जरूरी था। यह सबूत जुटाने में हमें 3 महीने का समय लगा। आखिर में पायल ने अपने अपराध को कबूल कर लिया। इस नीरज मर्डर केस में एक युवा लड़की होने की वजह से फांसी की सजा से बच गई, पर उसे उम्र कैद की सजा हुई। विवाह राज ने अपने करियर का 100वां केस